अब एक्चुअली सुनो, जो अभी तक तुमने जितनी भी चीज़ें देखी ना वो मैंने कल रिकॉर्ड की थी। आज हम थोड़ा सा अपग्रेड हो गए क्योंकि हमने ना थोड़ा सा ऐसे माइक वाइक खरीद लिया। एनीवेज चलो वो सारी चीज़ें छोड़ो, हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अब एक बात बताता हूँ, ये जो हमने नेशनलिज्म का इतना परचम लहराया है इतने टाइम से, सो नेशनलिज्म नॉट ओनली केम थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। हमने अभी तक क्या देखा कि लोग जंग लड़ते थे, टेरिटरीज को एक्सपांड करते थे, है ना। और जब लोग देखते थे कि रेवोल्यूशन हो रहे, तब उनने भी एक रेवोल्यूशन की ऐसे देशभक्ति की भावना जगती थी कि ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो फिर इनका एक अपना देश बन रहा है ना। ये डेस्पोटिक पावर से खुद को फ्री कर रहे हैं तो फिर ये हमें भी करना चाहिए, हमें भी रेवोल्यूशन करना चाहिए, डेस्पोटिक पावर से अलग होना चाहिए। हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या देखा? जब जुलाई का रेवोल्यूशन हुआ था, जुलाई 1830 का रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसी को तो देख के ग्रीस मतलब एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस तो हुआ था ना ग्रीक रेवोल्यूशन। फिर उन्होंने अपना वॉर किया, फिर उनके वॉर्स के बाद फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई। सो नेशनलिज्म अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वॉर और टेरिटोरियल एक्सपांशन से आया, लेकिन नेशनलिज्म नॉट ओनली केम थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन के साथ भी कल्चर ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब कल्चर में क्या आता है? कल्चर इंक्लूड्स पोएट्री, आर्ट, स्टोरीज एंड म्यूजिक, है ना। जो आप पोएट्रीज करते हो, जो आप ऐसे चित्र वगैरह बनाते हो आर्ट्स के, स्टोरीज जो आपके रहते हैं, म्यूजिक। अब इन्होंने क्या किया इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल याद कैसे करें कल्चर को? तो पैस्म, ये जो न्यूमोनिक है ना, पैस्म है। जैसे तुम पास्ट की बातें करते हो ना, अतीत की बातें, पास्ट की, सो पास्ट में टी को हटा के एम लगा दो, सो पैस्म आ जाएगा। सो पोएट्री, आर्ट, स्टोरीज एंड म्यूजिक, कैसे वो मैं समझाता हूँ। तो देखो यार, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप विष्णु भगवान को मानते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो अगर मान लो आप रह रहे हो पंजाब में, सो पंजाब में अगर कोई नहीं, पंजाब में तो खैर गुरु नानक जी को मानते हैं ना शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स मूव अहेड। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, ठीक है। सो दिल्ली में अगर आप विष्णु जी को मानते हो एंड अगर आप चलो साउथ में, तो साउथ में अगर आप किसी तमिलियन से मिलते हो जो विष्णु जी को मानता है, सो क्या हो जाएगा? आपके शायद कोई ना कोई लोकगीत सेम हो जाएंगे, है ना। तो आप दोनों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाएगी, है ना। आपके म्यूजिक सेम हो सकते हैं, कि पुराने ज़माने में कुछ पोएट्रीज लिखी गई थी जो आप दोनों एक ही भगवान को मानते हो तो आप में सेम हो, तो क्या हो जाएगा? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाएगा। फिर हो सकता है आपके आर्ट फॉर्म, जैसे विष्णु जी का चित्र अगर आप देखोगे तो आप दोनों उस चित्र से खुद को रिलेट करोगे। अगली चीज स्टोरीज, जाहिर सी बात है ना, महाभारत की स्टोरी, विष्णु जी की तो महाभारत की स्टोरी है, तो आप दोनों उस चीज से भी रिलेट करोगे। तो ये सारी चीजें भी ना, अब क्या हो गया, इन चारों चीजें ना आपको एक दूसरे से रिलेट करने में मदद किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लेकिन क्या ये सब वॉर से हुआ? क्या कोई जंग छिड़ गई थी कि आप लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया, है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? नहीं, ये तो कल्चर हुआ। और जब मैं रोमांटिसिज्म की बात करता हूँ ना, तो वो मत समझना कि तुम वो, है ना, वो कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो जो रोमांटिक राइटर्स यानी कौन? जो आर्टिस्ट रहते थे, जो पोएट्री वगैरह लिखा करते थे, जो पोएट्स होते थे, राइट। सो दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन एंड दे इंस्टेड फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे वो लोग नहीं कहते क्या कि जब प्यार होता है ना इंसान को तो परियां दिखने लगती है, बगीचे खिल उठते हैं, है ना, आप उड़ने लग जाते हो, आपका दिल मचलने लग जाता है। सो दिस इज व्हाट, ये आपके इमोशंस है। इंट्यूशन यानी क्या हो जाता है? वो अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आती, जिसे गट फीलिंग कहते हैं। सर हमको गट फीलिंग आ रही है कि ये बुरा है, ये इंसान बुरा है, सो दैट आर नोन एज इंट्यूशंस। अंदर से एक इंट्यूशन आता है। एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, बहुत बार आपको मतलब आप क्या फील कर रहे हो आपको खुद ही नहीं समझ रहा रहता, बस आपको बहुत एक टाइम पे बहुत खुशी हो रही है और एक टाइम पे बहुत ही दुख हो रहा है। सो दिस आर द मिस्टिकल फीलिंग्स। तो वो इन्हीं इमोशंस, इंट्यूशंस, तो मैंने जो बताया ना, परियां उड़ने लगी है, तुम भी उड़ने लगे हो, है ना, बगीचे खिल उठे। सो दीज आर व्हाट, ये रियल, ये साइंस एंड रीजन नहीं होता, ठीक है। साइंटिफिकली आप उड़ नहीं सकते, ठीक है। परियां एग्जिस्ट नहीं करती, अचानक से आप चुटकी बजाओगे और सारे बाग खिल उठ जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। सो साइंस एंड रीजन के ग्लोरिफिकेशन को, यानी जब इनको एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस दिया जाता था, सो दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय रोमांटिक राइटर्स, दे क्रिटिसाइज्ड इट। इंस्टेड वो इन्हीं इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स को एम्फेसिस देते थे कि इनके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करने में, मतलब आप किसी और इंसान से खुद को रिलेट कर सको, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ सके, नेशनलिज्म आ सके, इसमें हेल्प कर सकता था। अब एक एग्जांपल दिया है, जो जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। सो ही क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज फाउंड अमंग द कॉमन पीपल। जब जो कॉमन पीपल है ना, एक एरिया है जैसे जर्मनी में जो कॉमन पीपल है, वहाँ के कॉमन पीपल, जब
उनके बीच कुछ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग रहेगी, जैसे इट कैन कम थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, है ना, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, मतलब उनके जो ट्रेडिशनल डांसेस है, सॉन्ग्स है, ये सारी चीज़ें तो एक ही है। तो जब एक जर्मन बंदा किसी दूसरे जर्मन बंदे से बात करेगा और इसे समझेगा कि उनके जो सॉन्ग्स है, ट्रेडिशनल सॉन्ग सेम है, ट्रेडिशनल पोएट्री सेम है, डांसेस वगैरह सेम है, डांसेस फॉर्म सेम है, आप पोलैंड के बारे में पढ़ोगे तो उसको क्या लगेगा, ही विल स्टार्ट टू रिलेट विद द अदर, है ना, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगी। सो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। वो कैसे आएगा, जब वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, जब उनके फोक सॉन्ग सेम रहेंगे, फोक पोएट्री सेम रहेंगे, फोक डांसेस सेम रहेंगे, तब उनमें आएगी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसे वो गेस्ट कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में। एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन यानी जब उनमें देशभक्ति, जब वो एक दूसरे से ऐसे रिलेट करेंगे, उनको लगेगा कि हम सब एक है, तो हमें एक नेशन में रहना चाहिए, जो डेस्पोटिक पावर अगर हम पर है उन्हें हमें हटा देना चाहिए, हमें नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहिए। जब ऐसी भावनाएं उनमें आएगी, जब देशभक्ति, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन में आएगा, तभी नेशनलिज्म की भावना जगेगी, ठीक है। सो कलेक्टिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज वेरी एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि वही है ना कि एक दूसरे से ये चीज़ें रिलेट कराने में मदद करती है, तो फिर नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, क्योंकि ये यूनिटी बनाएगी, है ना। जैसे तुम हो, तुम अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच हो, लेकिन तुम किसी स्ट्रेंजर से शायद अटैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम में और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। लेकिन अगर तुम में सम फॉर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी आ जाए, है ना, जैसे तुम अमेरिका में जा रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अमेरिका में अगर तुम किसी हिंदी बोलने वाले को दिख जाते हो, सो देयर विल बी अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इवन तो तुम उसे जानते नहीं हो, लेकिन अनजान लैंड में कोई अपना मिल जाए ऐसा लगता है। सो इसीलिए कलेक्टिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज वेरी एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग, क्योंकि ये यूनिटी को लाएगा, और जब यूनिटी रहेगी तब सारे लोग जंग लड़ेंगे और फिर फाइनली नेशनलिज्म आएगा, नेशन स्टेट बन जाएंगे। सो देयर वाज अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी वही लोकल लैंग्वेजेस जो एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है। रीजन टू रीजन ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बहुत वेरी कर सकती है। सो देयर वाज अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर। ये जो मैंने बोला ना कि आसपास लोकल फोकलोर रहेगा, फिर लोकल फोकलोर से एक दूसरे को लोग कनेक्ट कर पाएंगे, फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगी, फिर नेशनलिज्म आएगा और नेशन स्टेट्स बनेंगे। सो देयर वाज अ स्पेशल एम्फोसिस कि लोकल फोकलोर कलेक्ट करना है, क्योंकि ये यूनिटी बताता है, ठीक है। नॉट जस्ट टू रिकवर, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट जस्ट टू रिकवर द एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। अब इसका मतलब क्या है यार, ये जो फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री है, ये आज और कल में थोड़ी बने होंगे, है ना, ये बहुत सालों पहले बने होंगे। सो ये बस एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, पहले जो देश की भावनाएं थी, है ना, पहले जो देशभक्ति की भावना होती थी, बस उसे ही रिकवर नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है, पुराने आप फोक फॉर्म्स को, पुराने पोएट्रीज को अगर आप ला रहे हो, है ना, तो आप एंशिएंट पहले नेशन कैसा था, नेशनल फीलिंग्स कैसी रहती थी, उसको तो ला ही रहे हो। सो यू आर रिकवरिंग एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, बट साथ ही साथ आज के मॉडर्न नेशनल सेंटिमेंट्स, है ना, आज के मॉडर्न नेशनल सेंटिमेंट्स, आज जो लोग नेशनलिज्म के बारे में समझते हैं, आज अगर हमको नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगानी है, सो दिस वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी मॉडर्न नेशनल सेंटिमेंट्स टू अ लार्ज ऑडियंस हु आर मोस्टली इलिटरेट। आप उन्हें टेक्निकल टर्म्स में चीजें नहीं समझा सकते, आप उन्हें कुछ पढ़ने नहीं लगा सकते, दे वर क्वाइट इलिटरेट, लेकिन हाँ, वो जिस फोक सॉन्ग, वो जिस भाषा में, वो जिस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आप अपने लोकल कम्युनिटी से वार्तालाप करते हैं, अगर आप उन्हीं में उनको पुराने कुछ लोकगीत जैसे कुछ चीज़ें ला दो, तो जाहिर सी बात है कि आप मतलब उनमें भी एक नेशनल सेंटिमेंट्स, मतलब नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स बढ़ना चालू हो जाएगा। सो ये था एम्फोसिस, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रोमांटिसिज्म का एम्फोसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये मतलब दिस इज रोमांटिसिज्म। अब इसी रोमांटिसिज्म ने पोलैंड में नेशनलिज्म लाने की जो प्रक्रिया है उसे कैसे इंप्रूव किया, ये सब अब हम पढ़ेंगे पोलैंड के चैप्टर में। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, म्यूजिक, स्टोरीज एंड पोएट्री हेल्प्ड इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ये एक स्टेटमेंट है कि जो आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक है, इसने नेशनलिज्म को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की, है ना। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन नेशनलिज्म। इस सारी चीजों से आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई दो, सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स दो, सूटेबल एग्जांपल्स दो, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट भी आ सकता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इन ब्रिंगिंग नेशनलिज्म। तो ये सारी चीजें भी होती है। अगर घुमा के पूछना तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ सकते हैं। देखो, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स, बस आपको उसे समझना है एंड क्या कंटेंट लिखना है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ इट। अगली चीज हम पढ़ते हैं अभी पोलैंड के बारे में।